नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से इस इतिहास की कक्षा में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और इतिहास की क्लास शुरू हो चुकी है और एक क्लास इसके ऊपर में हो गया है। क्लास 10th के हिस्ट्री में हम बात करें तो इसमें पहले दिन हम लोग क्या पढ़े उसको एक बार रिकॉल करा दें आपको, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। इसमें जाने कि इतिहास क्या है, इतिहास के पिता कौन होते हैं, हिस्ट्री जो शब्द है वो कैसे बना, तो कैसे हिस्टोरिया से बना, हिस्टोरिया ग्रीक वर्ड था, उसका उल्लेख हेरोडोटस ने अपने पुस्तक हिस्टोरिका में किए, ये सारी बातें आप पढ़े। फिर हम लोग वर्ल्ड मैप पे देखे, चूंकि सिलेबस दिए और फर्स्ट चैप्टर में यूरोप में राष्ट्रवाद है तो यूरोप के कई देशों के बारे में आपको जानना था। तो वर्ल्ड मैप पे पहले आपको सातों महादेश हम लोग दिखाएं और सातों महादेश दिखाने के बाद आपको यूरोप महादेश जो कि इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का प्राण है और इसके कई कंट्री को हम आपको याद कराने का प्रयास किए। इतने ही नहीं, इसके अलावा आपको पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ाई हो गई, तो इस पिछले क्लास में हम आपको बताएं कि जैसे यूटोपिया क्या होता है, जिसमें हम लोग यूटोपिया जिसको कल्पना दर्श कहते हैं, है ना। तो इसमें हम लोग जाने कि कल्पना दर्श कुछ ऐसे टर्म देखे हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर का, जिसको आपको कहानी सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट और मजा है। तो कल्पना दर्श क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में यूटोपिया कहते हैं, ये भी देख लिए। फिर हम लोग जाने कि क्षेत्रवाद की मानसिकता को जाने, क्षेत्रवाद की मानसिकता को, और फिर एक मानसिकता या विचारधारा कह लीजिए जिसे राष्ट्रवाद कहते हैं, ये हम लोग जाने। और यही नहीं, इसके अलावे क्षेत्रवाद, राष्ट्रवाद, कल्पना दर्श के साथ साथ हम लोग जाने निरंकुशवाद क्या है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे शासकों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि राजा निरंकुश है, मतलब उस पर कोई अंकुश नहीं है, बेलगाम हो चुका है, एकदम अपने मनमौजी से शासन कर रहा है। तो ये सारी बातें पिछले क्लास में जो है बहुत ही बाखूबी से एक एक चीजों करके पार्टिकुलर तरीके से पढ़े। अब आते हैं हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद की कहानी आज से शुरू करेंगे और इतने बेस अगर क्लियर है तो ये यकीन मानिए चीजें अब धीरे धीरे आप आराम से रिकॉल करते चलेंगे, सब कुछ आपको समझ में आते जाएगा, आपके लिए कुछ भी भारी नहीं रह जाएगा, ये आप यकीन मानिए, है ना। ये ध्यान रखिएगा, इधर उत्तरी अमेरिका, इधर दक्षिणी अमेरिका, और ये एस आकार की आकृति का निर्माण करने वाला अटलांटिक महासागर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का जो काम है उसको हम पहले बड़ा कर ले और यहीं पे पूरी की पूरी कहानियां चलेगी। ये अपना जो है वो प्यारा सा इंडिया है। अब हम लोग यूरोप को देखेंगे तो ये जो मैप है ये काफी है, इतना पर्याप्त, इसी में पूरा कहानी समेटेंगे। अब ध्यान से सुनेंगे, एक एक बात हम बोल करके लिखाएंगे भी, ध्यान रखेंगे, नोट्स तो देंगे लिखने के लिए, लेकिन लिख के बोलेंगे, ताकि लिख के बोलेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये सबसे पहले ये अटलांटिक महासागर से जब यूरोप के देशों में एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे एक देश मिलता है, इसको कहते हैं पुर्तगाल, पिछले दिन बताएं, फिर स्पेन मिलेगा और स्पेन के बाद फ्रांस, और फ्रांस से यहाँ पे एक छोटा सा देश स्विट्जरलैंड, और जस्ट नीचे में जो देश है इटली, और इधर इटली से सटेगा, इधर सीमा लगाएगा जिसे ऑस्ट्रिया कहते हैं, और ऑस्ट्रिया के ऊपर में ये जर्मन का सेक्टर आ जाएगा। तो ये बात अगर क्लियर है कि फ्रांस यहाँ पे है क्या, तो सब कुछ अब समझ में आएगा कि फ्रांस कहाँ है, स्विट्जरलैंड कहाँ है, इटली कहाँ है। पिछले दिन अगर ये क्लियर है तो अब कहानी आपको समझ में आएगा। देखिए बात क्या है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में क्लास 9th में ही चीजें आपको पढ़ लेनी चाहिए थे, वहां एक आपका चैप्टर भी है फ्रांस की क्रांति, खूब बढ़िया से डिटेल्स में वहां पे पढ़ने हैं। लेकिन नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, एक एक चीज हम लोग यहाँ पे बेस बना करके ही काम करेंगे। तब बाद में हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली का एकीकरण, जर्मन का एकीकरण, तमाम ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग द्वीप, तमाम जितने क्रांतिकारी, चाहे वो मेसनी हो इटली से संबंधित, चाहे गैरिबाल्डी, इसके अलावे में काउंट काबूर, तमाम अलग अलग इलाका, उधर विक्टर इमैनुअल, है ना, और साथ साथ जर्मन में भी बहुत सारे लोगों के बारे में जानेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत कर ले, जैसे जैसे एक पड़ाव में कड़ी में आते जाएगा सबकी चर्चा करते चलेंगे। कहानी है उन दोनों 1789 की बात है, 1789 की बात है, 1789 यहाँ फ्रांस के अंदर में क्रांति होती है, जिसे फ्रांस की क्रांति यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं। तो ये क्रांति आपको याद रखना है कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, 1789। और फ्रांस से सटे उस समय जितने भी इर्द गिर्द के जो देश है, लगभग सभी जगह पे एक ही तरह के शासन व्यवस्था है और वो है आपका राजतंत्र। बात ध्यान से समझिएगा, आसपास के सभी देशों में राजतंत्र का प्रभाव है। यहाँ तक कि फ्रांस में भी जो अभी शासन व्यवस्था चल रहा है वो राजतंत्र ही था। ये 1789 फ्रांस की जब क्रांति हुआ तो इस समय अगर किसी राजा का
पूरी तरह से कहीं ना कहीं समाप्ति अगर कहेंगे तो वो राजा शासक था जिसका नाम लुई 16वां है। ये याद रखेंगे, लुई 16वां यहाँ के शासक थे। फ्रांस में एक वंश चलता था, इस वंश को कहते थे बुर्बो वंश। आपको नाम याद रखना है कि फ्रांस में जो वंश था उस वंश का नाम क्या है, बुर्बो वंश। और इस बुर्बो वंश के जो राजा है, जिस राजा का नाम क्या है भाई, तो लुई 16वां है। और लुई 16वां को सब लोग पकड़ कर करके भाई फांसी दे दी गई, मतलब गिलोटिन पे इनको चढ़ा दिया गया। और फ्रेंच रेवोल्यूशन में तो कहानी का एक पड़ाव और पहले से देखें तो एक छोटा डेट हम अभी बताना चाहेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 14 जुलाई की बात है, 14 जुलाई 1789, 89 ठीक है 1789 1789 की बात है। 14 जुलाई, 14 जुलाई और 1789 ये वो डेट है जिस डेट में बास्तिल के किला को तोड़ दिया गया था। तो बास्तिल कारागाह जो था वो कि फ्रांस में ही था, और इसमें खास करके जो क्रांतिकारी प्रवृत्ति के लोग होते थे उनको इसी जेल में रख दिया जाता था। मतलब राजा निरंकुश है, जनता की सुन ही नहीं रहा है, बेलगाम हो चुका है, मनमौजी से शासन, जहां जनता रोटी के लिए तरस रहा है, भूखमरी स्थिति में एकदम है, जहां एकदम परेशान जनता जो है कुछ भी मांग कर रहा है तो राजा सुन भी नहीं रहा है। और उस समय में यहाँ के जो राजा हैं ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। इनके जितने भी संपर्क में जो बड़े बड़े कुलीन वर्ग के लोग हैं, पादरी वर्ग के लोग हैं, बड़े बड़े जमींदार हैं, ये सारे लोग मौज की जिंदगी काट रहे हैं। और असर इसका सबसे ज्यादा पड़ रहा है मध्यम वर्ग और सबसे ज्यादा निम्न वर्ग के ऊपर में पड़ रहा है। लेकिन उनकी मांग को ये राजा सुन नहीं रहे हैं। इनकर मैडम जो है वो अलगे पूरा खर्चा करते थे एकदम, उस जमाने में भी बहुत ज्यादा। तो अब जनता परेशान होकर करके और कहीं ना कहीं बास्तिल के किला पे धावा बोल दिया। तो पहले इन लोगों को लग गया कि किला पटोरो, किला में सब क्रांतिकारी बंद है। जो भी निम्न वर्ग या फिर मध्यम वर्ग के लोग आवाज उठाता था, राष्ट्रवादी भावना जागा, राजा के खिलाफ आवाज उठाता था, तो उसको जो है विद्रोही मान करके उस पर किसी तरह का मुकदमा लाद करके और बास्तिल के कारागार में रख देता है। यहाँ खाने पीने के बहुत सारी चीजें नहीं मिलते थे, मतलब इतने भर आपको अनाज पानी दिया जाएगा कि हुका सकते हैं आप। मतलब है साफ है कि अगर एकदम यंग थे, पूरा राजा के खिलाफ में बगावत कर रहे थे, और आपको अगर साल भर जेल में रख दिया गया बढ़िया से, एक टाइम के भोजन दे के हुकाएगा खा ले, तो एक साल बाद निकलिएगा तो बीमारी हो जाइएगा, शरीर खोखला हो जाएगा, अब आप आवाज बुलंद नहीं कर सकते हैं, क्रांतिकारी के लायक भी नहीं बनिएगा। तो ऐसे बड़े बड़े क्रांतिकारियों को बास्तिल के किला में लोग रखा हुआ था। लोग मिल करके प्लान बनाया कि इस बास्तिल के किला को ही जो है वो तोड़ दे। तो सारे लोग जो है ये 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में जो बास्तिल का किला है, इस बास्तिल के किला के ऊपर में धावा बोल दिया। और ये बास्तिल के किला से जितने क्रांतिकारी लोग थे उनको निकाला गया, और फ्रांस की फाइनली जो है आमतौर पे बात कर ले तो क्रांति हुआ। तो फ्रांस में एक क्रांति हुआ 1789, अभी हम लोग कई क्रांति देखेंगे, फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति 1830 के देखेंगे, और फिर एक और महत्वपूर्ण क्रांति 1848 के भी देखेंगे। तो अभी ये तो आपको चीजें समझ में आ गया। और अभी नीचे से फ्लैशबैक में जा करके एक बालक के बारे में भी आपको जानकारी लेना है, जिसका नाम नेपोलियन बोनापार्ट है। ये नेपोलियन कहाँ का है भाई, तो ये जो देख रहे हैं, ये सेक्शन जो देख रहे हैं, ये भैया इटली है। ये कौन है गुरु, तो ये इटली है। इटली के इधर में एक द्वीप है, यहाँ पे एक समुद्र वाला सेक्शन है, और इस समुद्र को क्या कहते हैं, तो इस समुद्र को कहते हैं मेडिटेरियन सी, यानी भूमध्य सागर कहते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, भूमध्य सागर के तीनों, इटली के तीनों भाग भूमध्य सागर में ही है, और भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीप है। और इस द्वीप का नाम क्या है, तो इस द्वीप का नाम जो है वो कोर्सिया द्वीप है। तो इसका नाम भी आपको याद रखेंगे, इसका नाम क्या है, तो कोर्सिया द्वीप है। और यहाँ इटली और फ्रांस के बीच में एक देश है, इसको कहते हैं स्विट्जरलैंड। ध्यान रखेंगे, इसको क्या कहते हैं, तो स्विट्जरलैंड कहते हैं। कहीं अगर वर्डिंग में दिखने में प्रॉब्लम होगा तो हमारी बात को सुन के काम चलाइएगा, ठीक है। तो ये हम लोग बात कर लिए। अब आपको जो मेन चीज है वो अभी हम समझा दें कि क्या है कि ये कोर्सिया जो द्वीप है ये स्विट्जरलैंड के अंदर में आता था।
और इसी कोर्सिया द्वीप पर एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम नेपोलियन बोनापार्ट है। तो ये पहले आपको हम बता दें कि 15 अगस्त हमारे यहाँ 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस, और इसी दिन नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म होता है 1769 में। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1769 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट को 15 अगस्त 1769 में नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कोर्सिया द्वीप पर हुआ था। और ये द्वीप पड़ता कहाँ है? तो इटली के पश्चिम साइड में ये द्वीप पड़ता है। और बड़े ही मजे की बात धीरे धीरे आएगी, अब कड़ी दर कड़ी सुनते चलेंगे। यहाँ पे इनका जन्म हो गया। इनके पिता की बात कर लेंगे और भी फैक्ट्स बता दे जो आगे आपको और एग्जाम में काम आएंगे। यहीं से अगर 100 साल अगर आप ऐड कर देते हैं तो अगस्त के महीना न होके 100 साल अगर और आ जाएगा तो अक्टूबर के महीना में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का भी जन्म हो जाएगा, है ना, 2 अक्टूबर 1869। और जिस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म होगा उसी वर्ष यहाँ पे ये बीच में लैंडमास का इलाका है और यहाँ पे जो है ये समुद्र को इधर भूमध्य सागर और ये लाल सागर जो है इसको जोड़ करके एक नहर बना दिया जाएगा और इसको स्वेज नहर बन के तैयार हो जाएगा। इसको कहेंगे स्वेज नहर। तो ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, इन सब में इसका एक बहुत बड़ा रोल है स्वेज कैनल का यानी स्वेज नहर का। और ये 1869 ईस्वी में ये नहर बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसको मिस्र की जहाजी नहरें भी कहते हैं, मिस्र के पास है, ठीक है। तो ये 1869 में क्या हो रहा है, 1769 में क्या हो रहा है, कुछ फैक्ट्स आपको पकड़ाएगा। और अगर इससे बात कर लेंगे तो 300 साल पहले, और अगर गांधी जी के जन्म ये स्वेज नहर से बात कर लेंगे तो 400 साल पहले एक और भी व्यक्ति का जन्म होता है जिसका नाम 1469 में जन्म होता है, जिनका नाम जो है गुरु नानक है, जो सिख धर्म के फाउंडर है। तो काफी सारे एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे वो आपके एक दूसरे डेट से, तमाम तरह के चीजों से आएंगे रिलेटेड। तो आप कुछ चीजों को जोड़ करके एक साथ पढ़ेंगे तो कई फैक्ट्स आपको एग्जाम से संबंधित क्लियर हो जाएंगे। बाकी अभी इन सबका कोई काम नहीं है तो इनको हम सबको हटाने का प्रयास यहाँ पे करें, है ना। और भी मेन पॉइंट्स पे अभी आते हैं। इतनी बातें समझ में आपको आई होगी कि कोर्सिया द्वीप पे 15 अगस्त 1769 में जन्म होता है एक व्यक्ति को जिसका नाम नेपोलियन बोनापार्ट होता है। हालांकि बचपन के टाइम की बात कर लेंगे तो उनका नाम है नेपोलियोनी दी बोनापार्टे। ये बचपन का इनका नाम है, लिख देते हैं ताकि आपको सुविधा हो जाए। लिख देते हैं इनका नाम क्या है, तो नेपोलियोनी, ठीक है, नेपोलियोनी दी बोनापार्टे, ठीक है, पार्ट नहीं। तो ये इनका बचपन का नाम है। पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट है, पेशे से वकील थे कार्लो बोनापार्ट। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। इनके पिता जो है वो कोर्सिया की आजादी की लड़ाई लड़ने की शुरुआत कर ले, ठीक है। कैसे भाई? क्योंकि ये कोर्सिया जो द्वीप है ये स्विट्जरलैंड के अंदर में तो आता था, लेकिन बाद में इसको फ्रांस को दे दिया गया था, फ्रांस से बेच ही दिया गया था, यही मान लीजिए, ठीक है। तो अभी मोटे मोटे कहानी बताएंगे, उसमें यूनिक जो इंपॉर्टेंट छोटी छोटी डेट है, व्यक्ति है, उनकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपका काम भी नहीं है। बस एक कहानी के सीक्वेंस में बांध रहे ताकि आपको कहीं से कोई कंफ्यूजन जो है वो नहीं हो जाए। अब बात ध्यान से सुनेंगे। तो स्विट्जरलैंड के अंडर में कोर्सिया द्वीप आता था जहां नेपोलियन का जन्म हुआ। बाद में ये द्वीप जो है वो फ्रांस के अंडर में आ गया। लेकिन यहाँ पे इस द्वीप पर जो कार्लो बोनापार्ट नेपोलियन के पिताजी जो थे वो एकदम नहीं चाहते थे कि ये जो है फ्रांस के अंडर में आए। तो इसीलिए ये फ्रांस के से ये कोर्सिया की आजादी के लिए ये बड़े स्तर पे वकालत और साथ साथ जो है वो जो भी सपोर्ट हो सका ये किए। लेकिन पूरी तरह से फ्रांस का इस पे कब्जा हो गया और इनको लगा कि अब जीत नहीं हो सकती है, तब फिर ये फ्रांस का गुण गाने लगते हैं, अपना रास्ता ही बदल देते हैं। और तब तक अगर हम बता दें तो एक बालक का इनका बेटा जो है उनका जन्म हो चुका था 1769 में ही। और ये धीरे धीरे जब बड़ा हुआ नेपोलियनो दी बोनापार्टे, तो इन पे अपने पिता की विचारधारा का एक बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। इनको लगने लगा कि हमारे पिता ठीक नहीं है, अच्छे व्यक्ति नहीं है, कोर्सिया मातृभूमि है तो कोर्सिया के आजादी के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए थी, इस तरह से पलड़ा नहीं बदल देनी चाहिए। हालांकि अगर हम बातें कर ले तो फ्रांस के तरफ में रुख जब मोड़ दिए थे, फ्रांस का गुण गाने लगे, तो फ्रांस से कहीं ना कहीं एक विश्वास जीते और इसीलिए फ्रांस के तरफ फ्रांस जो है वो इनको कोर्सिया द्वीप का एक तरह से कमांड ही दे दिए थे। तो एक कोर्सिया द्वीप का प्रतिनिधित्व जब तक जिए तब तक करते रहे, जिनका नाम जो है वो कार्ले बोनापार्ट है।
लेकिन और इसी बदौलत इन्होंने अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा दीक्षा भी जो है वो दिला पाए, ये भी बात आता है। लेकिन इनका बच्चा जो है एकदम अलग ही मिजाज का है, इनको ज्यादा पढ़ने में भी मन नहीं लगता था और इन राजनीतिक चीजों तमाम उनके गुरुजन भी कहते थे कि ये जो बालक है आगे चल करके मतलब इसी तरह का लोग एक इनमें छवि देखते थे कि ये सेनापति जैसा बनेगा, क्रांतिकारी है, लीड है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाता है इधर उधर करने में। तो इस तरह से ये अपने पिता को दोषी मानते थे। लेकिन खैर वो अलग बातें हैं कि आगे चल करके जब ये बहुत ज्यादा उम्र मतलब ग्रेजुएशन के आसपास में ही जब थे, 16 साल के लगभग इनका उम्र रहा होगा कि इनके पिता का जो है वो निधन हो जाता है। देखिए 1769 में इनका जन्म होता है और अगर बात कर लेंगे तो ऑलमोस्ट 1785 की बात कर लेंगे तो इनका पिता का निधन हो जाता है। ध्यान रखेंगे, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले ही इनके पिता का निधन हो जाता है। फिर धीरे धीरे इनकी अलग ही कहानी है, जितना पढ़ोगे डीप उतने आपको समझ में आएगा। लेकिन एक ओवरऑल बात कर लेंगे कि अब इनको भी लग गया था कि इस तरह से स्विट्जरलैंड नहीं, कोर्सिया की आजादी के लिए अगर हम अभी कोर्सिया का गुण गाने लगेंगे तो हम दबा दिए जाएंगे, बागी हो जाएंगे, तमाम तरह की चीज। इस केस में उन्होंने फ्रांस को ही सपोर्ट देना ज्यादा उचित समझे और धीरे धीरे फ्रांस में आगे चल करके ये सेना में भी भर्ती हो जाते हैं और सेना से ये दक्षिणी फ्रांस से कहीं ना कहीं ब्रिटेन के कुछ इलाका, ब्रिटेन का दक्षिणी फ्रांस के इलाका पे कब्जा था और उससे बहुत कम सेना की टुकड़ियां ले जा करके फ्रांस की ओर से प्रतिनिधित्व करते हैं और यहाँ से ब्रिटेन को हराने में सफल रहते हैं। और ऐसे कई छोटे छोटे क्षेत्रों को इन्होंने फ्रांस के तरफ से ये सेनाओं का लीड संभाले और कई क्षेत्रों को जीतने लगे। ये फ्रांस में एक ब्रिगेडियर की उपाधि इनको जो है वो मिल गई। तो ये धीरे धीरे अब क्या हुआ कि ये तो बात हो गई कि फ्रांस में अब ये धीरे धीरे हीरो बन गए और साथ ही साथ ये प्रोपेगेंडा भी फैलाने का काम करते थे। जैसे कुछ चित्रकारी को पकड़ के, कुछ लेखक को पकड़ के, कुछ कवि को पकड़ के उनको ये प्रमोट करते थे, बोलते थे कि तुम हमारे बारे में अच्छा पेंटिंग बनाओ भाई। जैसा पेंटिंग कोई देखे हमारा चित्र तो लगे कि काफी बहादुर और एकदम पूरा खतरनाक सैनिक है और हमारे लिए एकदम बढ़िया सा जो है कि फिल्म उसके अंदर में आ जाए, भरपूर एकदम माने खतरनाक ताकतवर योद्धा जैसा। और कवि को कहते थे कि हमारे बारे में बढ़िया बढ़िया लिखिए, लेखक को भी बोलते थे कि बढ़िया बढ़िया लिखो भाई, कि बचपन में बड़े बड़े कारनामा करते थे, काफी महान काम किया करते थे, बड़ी बड़ी दरिया दिली आदमी है, ऐसे ऐसे कहानी बनाओ, कहानी का नायक हीरो रखो हमको, ताकि छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे जब कहानी पढ़े, कविता पढ़े, पेंटिंग्स देखे तो उसमें हमको हीरो जैसा जो है एकदम माने। तो ये पीछे से तमाम प्रोपेगेंडा जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट फैला रहे थे। और इसी दौरान इटली के उत्तरी वाला जो सेक्शन है, अभी इटली के हर एक पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे उत्तरी का इलाका पिडमांट है, सार्डिनिया है, लोम्बार्डी है, वेनेसिया है, पार्मा मोडेना, टस्करी, तमाम इलाका। तो इटली के ऊपर वाला जो सेक्टर है उत्तरी इटली, यहाँ पे कब्जा हो गया भाई, फ्रांस के तरफ से प्रतिनिधित्व किया नेपोलियन बोनापार्ट और इसी पे कब्जा हो गया। कब कब्जा हो गया गुरु? तो ये याद रखेंगे 1796, ध्यान रखेंगे। सारी डेट अभी सब नोट्स के रूप में देंगे, लेकिन यकीन मानिए कि अगर हमारी इस तरह के विचारधारा से आप पढ़िएगा तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएगी। हाँ, फ्रांस के क्रांति का क्या परिणाम हुआ ये भी हम आपको नोट्स में देंगे कि कैसे वहां पे लोगों को स्वतंत्रता, कहीं ना कहीं समानता की भावना में विकास हुआ, राष्ट्रवाद की भावना में विकास हुआ और क्या क्या बेनिफिट मिले लोगों को, सारी बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन एक कहानी के सीक्वेंस से सुनिए। 1796 की बात कर ले तो ये उत्तरी इटली का जो प्रांत है वो फ्रांस के अंडर में आ गया, ये भी बात ध्यान में आपको रखना है। और यही 1796 ईस्वी था ईस्वी की इसी टाइम पे इन्होंने एक लड़की से विवाह भी किए, यानी नेपोलियन बोनापार्ट का फर्स्ट मैरिज हो गया और 1796 में। और लड़की का नाम क्या है? तो जोसेफिन, याद रखेंगे इनका नाम क्या है, जोसेफिन ब्यूनेंस जोसेफिन ब्यूनेंस जो है वो आपके लड़की का नाम है, पहली पत्नी है। शादी जो है वो इनका 1796 से लेकर करके तकरीबन 1810 ईस्वी तक चला और शादी जो है 1810 में फाइनली इनकी पहली जो शादी है वो तलाक पे पहुंच गया। क्या कि फाइनली तलाक ही हो गया। और इसमें बहुत तरह की चीजें हैं इनके, अगर मतलब व्यक्तिगत लाइफ में अगर आप जाना चाहें, पर्सनल लाइफ में, तो आप देख पाएंगे कि कैसे ये शादी हुआ और जैसे ही शादी हुआ और 2 दिन बाद जो है कि ये अभियान के लिए निकल जाते हैं।
कभी वहां अभियान पे, कभी वहां अभियान पे। हालांकि बेचारे युद्ध पे रहते थे तो रोमांटिक रोमांटिक चिट्ठी लिखा करते थे, लेकिन रोमांटिक चिट्ठी लिखने से कुछ फायदा नहीं होता है, टाइम देना पड़ता है, फैमिली टाइम मांगता है। अब फिर धीरे धीरे दोनों के बीच में मतभेद हो गया। राजमहल में कहते हैं कि जो जोसेफिन ब्यूनेंस है ये अलग दरबार में एक लड़के को बुलाते थे और फिर डिंग डांग वाला काम हो जाता था। और धीरे धीरे किसी ने हिम्मत जुटाई और ये आपका नेपोलियन बोनापार्ट को किसी ने खबर भी दिए और चीजें वो समझे सुने और पकड़े भी गए। और एक लंबे समय तक कहते हैं कि 1810 ईस्वी तक आ गया था इनका एक वैवाहिक जो समय है वो चल रहा था, परंतु अब तक इनको कोई संतान भी नहीं हुआ। तो ये नहीं है कि पत्नी के इस बेवफाई के कारण इन्हें तलाक मिला। रीजन ये लगाया गया था कि ये संतान नहीं दे पा रही है, बारिश नहीं दे पा रही है, इसी कारण से इनको तलाक जो है वो देना पड़ रहा है। एक बात और बता दें कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। 1700 अगर 89 के पहले की अगर हम बात कर लेंगे तो महिलाएं तलाक नहीं दे सकती है। हालांकि इस 1789 फ्रांस की क्रांति में महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिला करके लड़ाई लड़ी, लेकिन आगे चल के जब ये क्रांति सफल रह गई तो बाद में इस महिला को ही कंधा बना लिया गया। मतलब महिला को वो तमाम छूट नहीं मिले, तमाम अधिकार राइट्स नहीं मिले जो पुरुषों को भी मिल रहे हैं। क्योंकि लड़ने के टाइम में महिला पुरुष के बराबरी के दर्जा के साथ जो है वो लड़ रही थी, ठीक है। तो वो, लेकिन हाँ कुछ रियायतें मिली आगे चल करके, जैसे यहाँ महिलाएं अब डिवोर्स फाइल कर सकती है, तलाक दे सकती है, राइट टू एजुकेशन का जो अधिकार है ये भी मिलना शुरू हो गया। तो कुछ महिलाओं के भी जीवन में चेंजिंग आई थी। और देखें कि अब ये भी जो है वो पहला पत्नी का तलाक हो जाता है। और फिर 1810 में हम लोग फैमिली लाइफ में इनका देखेंगे कि 1810 में ही इनका दोबारा विवाह हो जाता है। कहां से भाई? तो मेरी ल्यूसा से। ध्यान रखेंगे इनकी दूसरी पत्नी जो है वो मेरी लुइस है। ध्यान रखेंगे कई जगह लुइसा भी रहेगा, या कई जगह मेरी लुइसा ऐसी है, तो नाम ध्यान रखेंगे। मेरी लुइसा जो है ये इनके सेकंड वाइफ रहे किनके? नेपोलियन बोनापार्ट के। तो ये बात ध्यान में आपको रखना है। ज्यादा दिन तक पारिवारिक जीवन नहीं चला, 1810 से समझिए 1814 तक। फिर इनको अपराजित करके चारों तरफ दुश्मन इनको घेर करके और द्वीप पर भेज दिए जाते हैं। एल्बा द्वीप, अभी एक एक करके सब बताएंगे, एल्बा द्वीप पर भेज देंगे, लेकिन अभी एल्बा द्वीप और फिर वाटरलू का मैदान बाद में। पहले और भी बात समझना है इनसे संबंधित, इसको समझिएगा, एक ही बोर्ड पे सारी बात लिखेंगे, कंटिन्यू सुनिएगा। ये ऐसे ही लड़ाई चलते रहा और 1799 की बातें कर दे तो 1799 आते आते एक बहुत बड़ा यहाँ जो है वो सेनाओं का कमांडर ये हो गए। मुख्य रूप से पूरे फ्रांस इन्हीं के नेतृत्व में चल रहा था। और यूं चलते चलते 1804 की वो समय आया जब फ्रांस का ताज खुद ही बाबू अपने सर पे जो है वो एकदम लगा लिए। किसी ने इन्हें राजा नहीं बनाया, ये स्वयं को ही राजा घोषित कर दिए। अब एक चीज समझना है कि 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ, बुर्बो वंश का राज खत्म करने के लिए, राजतंत्र लगभग समाप्त करने के लिए, और बीच में उथल पुथल का दौर भी रहा। लेकिन बता दें आपको कि ये खुद को ही राजा घोषित कर रहे हैं, अभी भी राजतंत्र ला रहे हैं, लेकिन मालूम है प्रजा इनका विरोध भी नहीं कर रहे हैं। रीजन क्या है? नीचे से बहुत सालों से तमाम प्रोपेगेंडा चल रहा है, तो लोगों के लिए ये आदमी हीरो है। तो अगर ये राजतंत्र को भी कायम कर रहे हैं तो जो लोग हैं वो इनके विरुद्ध में नहीं आएंगे। दूसरी बात है, ये वो टाइम है 1804 कि इस समय इन्होंने नागरिक संहिता को लाए। याद रखेंगे कौन सी संहिता? नागरिक संहिता। और ये खुद जानते थे कि अगर हम मर भी जाएंगे जिस दिन, तो लोग हमें किसी चीजों के लिए याद करे या ना करे, इस नागरिक संहिता के लिए जरूर याद करेगा। इस नागरिक संहिता को ही नेपोलियन कोड अंग्रेजी में बोलते हैं या फिर नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं। तो नेपोलियन संहिता, नागरिक संहिता को ही कहते हैं। कब आया था? 1804 में। इसमें बहुत बड़े बदलाव आए थे। जितने भी अब तक क्या थे कि संपत्ति वगैरह ये सब जो चर्च के पास में होता था, पादरी के पास में होते थे, इसके अलावा जमींदारों के पास अपनी जमीनें होते थे और ये लोग टैक्स भी पे नहीं करते थे। गरीब आदमी टैक्स पे करते थे। तो कहीं ना कहीं एक चीजें दिए कि भाई अगर सबसे जमीन को हड़प लेंगे तो सब तो हमारे खिलाफ में आ जाएंगे। तो पहले से किन्हीं लोगों के पास में संपत्ति है तो उनको संपत्ति रखने का, सुरक्षित रखने का अधिकार दिए, ताकि जो जमींदार लोग हैं वो इनका बगावत न कर दे।
समझ रहे बात ना। और जो और छोटे छोटे अधिकार है, जैसे कानून के नजर में सब बराबर, हमारे इंडिया के अंदर में आर्टिकल 14 जो होता है, अनुच्छेद 14, वो कहता है कि कानून के नजर में समकक्ष में सब बराबर है। मतलब प्रधानमंत्री से लेके एक भूमिहीन मजदूर, कानून के नजर में दोनों बराबर होगा। ये नहीं दर्जा दिया जाएगा कि प्रधानमंत्री है तो बढ़िया ट्रीट किया जाएगा, ये गरीब आदमी है, इसको तो एक वक्त की रोटी नहीं जुट रहा है तो इसके लिए खराब कानून होगा, ऐसे कुछ नहीं। वही एक समान कानून वगैरह लाया। ऐसे बहुत सारे बदलाव, अभी हम एक एक बातें बताएंगे। तो इसके कारण एकदम हीरो बन गए, जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। और इसके बाद क्या था कि एक एक तमाम क्षेत्रों को जीतना शुरू कर दिए। और ये नेपोलियन संहिता, नागरिक संहिता उन सभी क्षेत्रों में लागू हुआ जो क्षेत्र फ्रांस के ही अंडर में अब तक थे। तो इसमें अगर बता दें आपको, तो ये स्विट्जरलैंड के इलाका में लागू हुआ, ये उत्तरी इटली के क्षेत्रों में भी लागू हुआ, फ्रांस में लागू हुआ, लग्जमबर्ग एक छोटा सा देश है वहां पे भी लागू हुआ, ऐसे कई इलाकों में। और ऐसे ही फ्रांस जो है वो विस्तार करते गए, बहुत लड़ाइयां अलग अलग जगह लड़े। इन्होंने ये भी सोचे थे कि हम भारत को जो है यहाँ पे भी ये शासन व्यवस्था करने की ऐसा सोचे थे कि पूर्व साइड में इनको ज्यादा पसंद आता था कि इधर तो बहुत कम लोग रहते हैं, इधर साइड में दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी रहती है और इधर पे ब्रिटिशर्स का बहुत ज्यादा कब्जा है। तो ये चाहते थे कि अंग्रेजों को इधर से हम भगा दें, और ऐसा होता। इन्होंने प्रयास करने का प्रयास किया और सोचे कि इधर कब्जा करने से पहले इधर के बीच के सेक्टर में पहले हमको कब्जा करना होगा, स्थापित करना होगा अपने आप को, और फिर धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ना होगा। इसके सिलसिले में इन्होंने, ये अफ्रीका है और अफ्रीका के उत्तरी वाला इलाका, जिसे यहाँ पे एक देश है अफ्रीका का, ये नॉर्थ, और इधर करेंगे वेस्ट, यानी उत्तरी पूर्वी का जो इलाका देख रहे हैं, यहाँ पे एक देश है, इस देश को मिस्र कहते हैं, याद रखेंगे। और अंग्रेजी में इसे ही इजिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इजिप्ट कहते हैं। तो ये जो देख रहे हैं, इस पे ये जो है वो अधिकार भी किए, और कई यहाँ पे जो आपका मरुस्थलीय वाला जो इलाका है वहां पे बहुत सारे जो है वो आपके बने हुए हैं, जिसका क्या बोलते हैं नाम, पिरामिड टाइप के, है ना। तो उसको ये ध्वस्त करने का भी काम किए और वहां के काफी सैनिकों से टकराए, जीत भी हुआ। और फिर धीरे धीरे कुछ दिनों तक जब आगे की ओर बढ़े तो फिर इनके इलाका जो है मिस्र वगैरह वो जीत कर करके हार भी गए, क्योंकि बाद में अलग कहानियां है कि ब्रिटेन की भी फौज इसमें मदद करने लगे है तमाम इलाका। लेकिन धीरे धीरे तमाम अलग अलग क्षेत्रों को जीतने लगे, और अगल बगल के जहां जहां राजतंत्र चल रहा है वहां नाक में दम कर दी। मतलब यहां से नेपोलियन संहिता जो लागू हुआ, समान नागरिक संहिता, तमाम तरह के इतने नागरिकों के अधिकार मिले कि नागरिक भी अलग लेवल के अपना खुश है। तो नागरिक खुश है तो बगल के भी पड़ोसी जहां पे राजतंत्र चल रहा है उन लोग के अंदर में भी भनक है। अब भाई उन लोग डरने लगा, घबराने लगा, कहीं हमारे यहाँ भी लोग इस तरह का डिमांड न कर दे, नागरिक संहिता जैसे चीजें हमारे यहाँ भी कानून एक समान न मान दे। यहाँ तो सब लोग, राजतंत्र में क्या था कि जो बढ़ी चढ़ी वर्ग के लोग थे, कुलीन वर्ग के लोग थे, जो राजा के खास लोग थे, मंत्री उंत्री लोग हैं, बड़े धनी अमीर वर्ग के लोग हैं, उनको राजा ने ज्यादा अधिकार दे रखा था समाज में, और जो गरीब लोग हैं उनको अधिकार भी कम दे रखे थे और उनसे टैक्स भी लिया करते थे। पूरे इकोनॉमी चलते थे गरीब वर्गों से, निम्न वर्गों से, और बाकी लोग मौज में काटते थे। तो लोग चाहते थे कि ये जो बदलाव कर रहा है नेपोलियन, इसमें कहीं ना कहीं इसको खात्मा करना ही पड़ेगा। और धीरे धीरे जब इन्होंने कई लड़ाइयां लड़े, ये बगल में एक प्रशा है, ठीक है, जिसको हम लोग जर्मन कहते हैं, ये राइनलैंड के क्षेत्र में भी ये लड़ाई लड़े थे। राइनलैंड से ये लौट रहे थे। बाकी हम जर्मन का एकीकरण पढ़ाएंगे तो मैप में बताएंगे। वो राइनलैंड का इलाका, बाइवेरिया का इलाका, या फिर सिलेसिया का इलाका, सिलेसिया का इलाका जो प्रशा में ही पड़ेगा, और फिर प्रशा, पूर्वी प्रशा, पश्चिमी प्रशा, ये सारी बातें बताएंगे, और प्रशा किन किन क्षेत्रों से सटा हुआ है ये सब। लेकिन अभी प्रशा का एक पश्चिम साइड जिसे कहते हैं राइनलैंड, याद रखेंगे इन्हें क्या कहते हैं, राइनलैंड, जो कि जर्मन में ही पड़ता है जी। और राइनलैंड से ये हार कर करके लौट रहे थे। तो एक पेंटिंग वाले एनसीईआरटी में पिक्चर आप देखे होंगे कि इनको एक डाकिया के रूप में दिखाया गया है, और इनको पीछे से कई चिट्ठियां गिर रहा है।
वो गिरती हुई जो चिट्ठियां हैं, जिन्होंने अब तक बहुत सारे क्षेत्रों को इन्होंने जो जीता है, वो एक एक क्षेत्र इनके चंगुल से आजाद होते चल जा रहा है। तो उसी को, पत्र को चिट्ठी जैसा गिरते हुए दिखाया गया है और इनको डाकिया के भेष में ये रिप्रेजेंट किया गया है उस पेंटिंग में, ठीक है। तो इधर से इनकी हार हुई। कई बार कहते हैं कि इन्होंने रूस के ऊपर में 1812 में भयंकर लड़ाई के लिए ये रूस पे अटैक कर दिए और यहाँ ये इतना पावरफुल थे कि रूस की राजधानी मॉस्को तक चले गए। मॉस्को तक चले गए, यहाँ जर्मन के बाद जो है रूस लगेगा और रूस की राजधानी मॉस्को तक ये पहुंच गए। लेकिन यहाँ पर इन्होंने भीषण सर्दी और भूखमरी तमाम तरह की चीजों को झेलते हुए वापस जब इनकी सैनिक आती है तो तकरीबन 6 लाख के सैनिकों से 1 लाख से भी कम सैनिक इनके पास रहते हैं। सैनिक कमजोर हो जाते हैं और फ्रांस में भी अलग तरह का जो है वो माहौल हो गया। धीरे धीरे अब इनका जो कहीं ना कहीं एक दौर रहा, जैसे हर इंसान का हमने भी जीवन में देखा, चाहे बादशाह हो, सुल्तान हो, व्यक्ति हो, कि एक टाइम पे मेहनत करता गया एकदम ऊपर की ओर उनकी जो है वो मेहनत के बदौलत या लक के बदौलत जो कहिए, ऐसे उनकी जो है वो ऊंचाई पे गया और उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे पतन की ओर चला जाता है। तो ऐसा ही हो जाता है। अब इनका समय जो है वो खराब चल रहा है। 1812 में रूस पे अटैक किए और प्रसा से जो लड़ाई है, ये सब इनको जो है कहीं ना कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। एक 1814 की बात कर लेंगे तो गुट बन गया। किसका गुट बन गया? तो बगल का प्रशा का गुट बन गया भाई। इसके अलावे रूस पे भी अटैक किया था, रूस का गुट बन गया और साथ साथ और भी देश अपना गुट में, ब्रिटेन भी इसी के साथ में है, विरोध में है, नेपोलियन बोनापार्ट के विरोध में, चूंकि ब्रिटेन से भी इनका कहीं ना कहीं पंगा हो चुका है, ठीक है। तो सब लोग, ब्रिटेन है, रूस है, प्रशा है, ऑस्ट्रिया है, ऐसे कई देशों ने गुट बना करके और 1814 में इन्हें पराजित कर करके, और यहाँ पे ही एक द्वीप है इसी भूमध्य सागर में, इस द्वीप का नाम है एल्बा द्वीप, याद रखेंगे। तो जन्म हुआ कोर्सिया द्वीप पर और बाद में 1814 में पराजित करके, बंदी बना करके, कैद के रूप में इस एल्बा द्वीप पर भेज दिया गया। चारों तरफ समुद्र में एक द्वीप है और यहाँ पे कुछ सेना को लगा दिया गया कि यहाँ से भागे नहीं। लेकिन भागने में इस सब में चालाकी थे, जेल में बंद भी होते थे। तो फ्रांस के बारे में, वहां की राजनीति क्या चल रही है, नहीं चल रही, कैसा होगा, तो इनके बारे में सोचते थे। तकरीबन 10 महीने के कैद के बाद सबकी जब नजरें इधर उधर हो गई तो किसी तरह से, अब ये कई लोग लिखते हैं कि समुद्र तैर के आ गए थे, कई लोग लिखते हैं कि कुछ सेना की टुकड़ियां इनको मदद के लिए गई थी और उनके साथ ये भागने में सफल हो गए, ठीक है, अलग अलग बातें हैं। लेकिन वापस 10 मई के बाद जो है वो, मार्च के बाद, अगले साल 1815 ईस्वी की बात कर देंगे, मार्च के आसपास ये वापस लौट कर करके और फिर से फ्रांस में आ जाते हैं और फिर से फ्रांस का कमान जो है वो संभालने लगते हैं। तो अब फिर से ये लोग पूरा रणनीति के थ्रू मैदान में, वाटरलू के मैदान में फिर 1815 में लड़ाई होती है और 1815 में जो वाटरलू का मैदान, इनके जीवन का अंतिम ही युद्ध मान लीजिए, नाम है वाटरलू। वाटरलू की लड़ाई होती है और इसमें बुरी तरह से इनको पराजित कर दिया जाता है और फिर इनको निर्वासन के लिए, ये आप अफ्रीका देख रहे हैं, ये उत्तरी अटलांटिक है और दक्षिणी अटलांटिक अभी अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के नीचे है, ठीक है। तो दक्षिणी अटलांटिक में एक द्वीप है और इस द्वीप का भी नाम आपको बता दे, द्वीप का नाम है सेंट हेलेना। याद रखेंगे क्या नाम है? सेंट हेलेना। इस सेंट हेलेना द्वीप पर इनको भेज दिया गया और जिस द्वीप पर ये कई सालों तक कैद रहे और फाइनली वहां ये बीमार भी हो गए थे। और अगर बता दे तो तकरीबन 1821 में, ये छोटा डेट भी अगर पूछा तो जाए तो याद रखेंगे, 5 मई 1821 ईस्वी में सेंट हेलेना द्वीप पर इनका निधन हो गया। तो ये पूरी कहानी 1815 तक आज के क्लास में समेटने का हमने प्रयास किया है, ठीक है। और अब हम अगले क्लास से देखेंगे कि कैसे नेपोलियन का 1815 में पतन हो जाता है, इनको द्वीप पर भेज दिया जाता है जहां 6 साल बाद उनकी निधन हो जाती है। तो अब फ्रांस में 1815 से क्या चल रहा है और आसपास तमाम इटली का इलाका, फ्रांस का इलाका, प्रशा, यहाँ तमाम चीजों के ऊपर में देखेंगे कि कैसे बदलाव हो रहे हैं। और वियना सम्मेलन होगा 1815 में, इटली को कैसे 7 टुकड़ों में बांट दिया जाएगा और फिर इटली का एकीकरण हुआ तो कैसे हुआ, तमाम क्लासेस हम आपको अगले दिन बताएंगे। लेकिन कहीं नहीं जाइए, इतनी बात अगर बढ़िया से समझ लिए तो अब आपके लिए ही है नोट्स, है ना। नोट्स एकदम इंपॉर्टेंट है। देखिए
क्लासेस तो यूट्यूब पे बहुत जगह पे मिल जाएंगी, है ना, लेकिन लेक्चर देख लेंगे, आपको लगेगा कि हाँ हम समझ गए, लेकिन आपको हम बता दिए कि वो समझ कभी भी दिमाग से निकल जाएगी। जब तक किसी चीज को समझने के बाद कलम नहीं उठाइएगा और कलम उठा के उसे कॉपी में नहीं लिख दीजिएगा, तब तक वो चीज आपका नहीं होता, वो तो दिमाग से कहानी कभी भी निकल जाएगा। लेकिन जिस चीज को लेक्चर समझने सुनने के बाद कलम उठा दिए, कहते हैं ना कि बिना कलम उठाए क्रांति ही नहीं होता है, तो कलम उठाओ तब क्रांति संभव है। और इसको लिख दिए कॉपी में, और लिखने के बाद अगर बीच बीच में 2-4 बार रट्टा मार दिए तब वो आपका हो गया, तब उसको हम कहते हैं कि हाँ भाई अब पढ़ाई का जो मेन ध्येय है उसको हम कंप्लीट मानते हैं। तो पहले तो चीजें समझिए, सुनिए, लिखिए और उसके बाद जो है रटिए। कई लोग सुन लेते हैं तो लिखते नहीं है, और लिख लेते हैं तब फिर जो है उसको रटते नहीं है, तो ये सब पढ़ाई की पूरी प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट नहीं होता। तो पिछले दिन राष्ट्रवाद हम आपको बता दिए थे, आइए अब हम देखें राष्ट्रवाद क्या है। तो फ्रांसीसी एक इतिहासकार है जिसका नाम अर्नेस्ट रेनर है। इनके अनुसार राष्ट्रवाद एक बड़ी और व्यापक एकता है ना। और ये बड़ी और व्यापक एकता आती कैसी है, तो बताए थे लंबे समय के प्रयास है, त्याग है, निष्ठा है, इन सबका चरम बिंदु से लोगों में एक बड़ा यूनिटी आता है और यहीं से राष्ट्रवाद का जन्म होता है। आइए फ्रांसीसी क्रांति हम आपको पढ़ा दिए तमाम की चीजें। कहते हैं कि यूरोप में क्रांति का पहला प्रयास ये कहीं ना कहीं यूरोप में राष्ट्रवाद विचारधारा का फैलाने का काम ये फ्रांसीसी क्रांति से ही होता है। ठीक है, तो अब हम बात पढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति को यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रारंभिक स्रोत माना जाता है। याद रखेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद का पहला जो प्रारंभिक स्रोत है वो फ्रांस में जो क्रांति हो उसी को माना जाता है। यह क्रांति कब होती है, तो 14 जुलाई 1789, और इसी दिन बताए थे कि 14 जुलाई को बास्तिल के किला तोड़ दिया गया था। और इसी दिन फ्रांस में, याद रखेंगे, राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। हमने लिखा भी है कि 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ध्यान रखिएगा। लुई 16वां की अगर हम बात कर लेंगे गुरु, तो लुई 16वां जो है वो फ्रांस का क्या था, शासक था, जो कि पहले बताए निरंकुश राजा है। इसी के खिलाफ तो बगावत हुई थी और इसको फाइनली जनता गिलोटिन पे चढ़ा दिया, मार डाला और बास्तिल के किला को तोड़ डाला। और 14 जुलाई को जो तोड़ा था उसी दिन आज भी राष्ट्रीय दिवस के रूप में फ्रांस में मनाते हैं। अब फ्रांस में जो क्रांति हुआ उसका क्या परिवर्तन हुआ भाई, क्या बदलाव हुआ, ये सारी चीजें आपको लिख करके और रटना है। तो सबसे पहले तो निरंकुश राजशाही और सामंतवादियों का अंत हुआ। जो भी सामंतवादी व्यवस्था चल रही थी, बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े लोगों के पास, पादरी के पास, कुलीन वर्गों के पास में, है ना, उनके पास में बहुत बड़े बड़े जागीर हुआ करते थे और उस जागीर से वो टैक्स भी नहीं देते थे और उनके खेत खलिहान पे काम करने वाले छोटे छोटे लोग ही टैक्स देते थे। इन सब का अंत हुआ फ्रांसीसी क्रांति का। ठीक है, मानव अधिकारों की घोषणा हुई, कई मानव को अधिकार दिए गए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व माने भाई भाई का विचार का कहीं न कहीं फैलाव हुआ, है ना। ये फैला, राष्ट्रवाद की भावना का क्या हो गया, विकास हो गया, लोकतंत्र और गणतंत्र की एक नींव पड़ गई इसी फ्रांस रेवोल्यूशन में। ये सब के सब प्रमुख प्रभाव हुए जो फ्रांस की क्रांति हुआ। जो विशेषाधिकार चलता था कि कुछ लोगों को विशेष अधिकार है, तो विशेषाधिकार की समाप्ति हुआ और चर्च की संपत्ति जब्त हो गया कि भाई आपको पूजा पाठ कराना है, आप पादरी जी है, तो आपको बड़े बड़े जागीर रखने से क्या फायदा है। पहले पादरियों के पास में खूब जागीर होते थे और उस जागीर से जितना भी मुनाफा आता था पादरी अपने पास रखता था और उससे राजा को टैक्स भी पे नहीं करता था और राजा ने ये विशेष अधिकार उनको दिए थे। ठीक है, तो ये सब तो मंगल गान गा रहा है कि राजा की तख्ता पलटी ना हो, लेकिन पलटी हो गया और इन लोगों की संपत्ति भी जब्त हो गई। ये बात समझ में आ गया। और एनसीईआरटी अगर आप बढ़िया से पढ़ेंगे तो कुछ इसमें ऐसी है कि जैसे कोई क्रांति होता है तो कुछ चीजें ऐसे बनाई जाती है जो राष्ट्र के प्रतीक होते हैं, जैसे राष्ट्रीय गीत बनाए जाते हैं, कुछ एक झंडा बनाए जाते हैं, है ना, अपना एक झंडा होता कि वो क्या करते हैं, राष्ट्रीय गीत, झंडा, ये सब लोगों को एकता में बांधता है। तो ऐसे राष्ट्रवाद की प्रतीक जो चीज है, जैसे ला पैट्री, ये ला पैट्री क्या होता है, तो ये मातृभूमि को ही ला पैट्री कहते हैं। एनसीईआरटी के सारे शब्द को तोड़ के हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, एकदम मिजाज में दिखने समझ में आएगा। इसके अलावा ले लियोटेन, लिटोएन, तो लिटोएन मतलब जो सिटीजन बोलते हैं, नागरिक, बस उसी तरह की बात है, इसका अर्थ होता है नागरिक। ठीक है, तो अगले तिरंगा की बात कर लेंगे। तो फ्रांस का राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया एक, जिससे लोग जो है जैसे ही देखें तो अपने माटी से प्रेम हो जाए। तो तिरंगा का मतलब ऐसा नहीं होता कि कुछ भी
तिरंगा का मतलब होता है 3 रंग, ये याद रखेंगे, तिरंगा का मतलब 3 रंग। अपने यहाँ भी हिंदुस्तान में जो झंडे होते हैं उसको तिरंगा कहते हैं, उसमें भी 3 कलर होते हैं, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। और बीच में एक अशोक चक्र होता है। राष्ट्रीय गान की बात कर लेंगे, ला मार्सलेज जो है वो आपके यहाँ के राष्ट्रीय गान है। तो इन सभी ने कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने का काम किया और लोगों में एकता बढ़ाने का काम की, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। अब नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम आपको बताए थे, ये छोटा सा परिचय यहाँ पे है, चीजें सब लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, खाली देखे सुने लिखे। इनका जन्म बता दिए थे 15 अगस्त 1789 में कोर्सिया द्वीप पे हुआ है। इटली के पश्चिम क्षेत्रों में यह भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीप है। सारी बात क्लियर कट लिख दी है ताकि आपको नोट्स भी पढ़ेंगे तो लगेगा कि एकदम नोट्स बोल रहा है ना, बार बार आपको लेक्चर देखने की जरूरत नहीं होगा। इनका जन्म का नाम नेपोलियन दी बोनापार्टे है, पिता का नाम कार्ले बोनापार्टे है। ये वकील थे, कोर्सिया की आजादी के लिए पहले लड़ रहे थे, बाद में फ्रांस के तरफ ही आ गए थे, ठीक है। अच्छा, इनका धर्म याद रखेंगे कैथोलिक, रोमन कैथोलिक के, क्योंकि आगे हम बताएंगे एक इसी में लास्ट चैप्टर आएगा, आपका प्रेस वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसी में प्रेस और आधुनिक दुनिया जो पढ़ेंगे तो आप समझ पाइएगा कि कैसे जो है वो एक नया युग की शुरुआत हो जाती है इस प्रेस के आने के बाद। और उसी में हम देखेंगे कि मार्टिन लूथर जो है ईसाई धर्म को 2 वर्ग में तोड़ देगा, एक नया धर्म आएगा। मार्टिन लूथर का जो ईसाई होगा वो प्रोटेस्टेंट कहलाएगा। तो इनकी बात कर लेंगे तो ये रोमन कैथोलिक के हैं, ठीक है। ईसाई 2 धर्म में, दुनिया का लगभग धर्म 2 वर्ग में टूट गया है। इस्लाम की बात कर लेंगे तो शिया सुन्नी में है, बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में है, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में है। उसी तरह से ईसाई धर्म की बात कर लेंगे तो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, और बाकी उनके कई उपशाखाएं वगैरह ये सब होते हैं, ठीक है। पहली पत्नी का नाम बताए थे, जोसेफिन ब्यूनेंस है, ठीक है, और ये बेवफाई किए थे, वारिस नहीं दिए थे। वारिस नहीं देने के कारण 1810 में इनसे क्या हो गया, तलाक हो गया। दूसरी पत्नी मैरी ल्यूस आई, जो कि ऑस्ट्रिया की ही राजकुमारी थी, और इनका विवाह 1810 में करा दिया गया था, ठीक है। और बड़ी चाल के साथ इनको विवाह करा दिया गया था। ऑस्ट्रिया वाला बड़ा दुश्मन था, और फिर वहां की राजकुमारी से एक गेम खेलने के लिए उन्होंने राजकुमारी का विवाह इनसे कर दिया गया। सब विवाह करा के फंसा लिया। विवाहों में कितना लोग फंस जाता है, बहुत दिक्कत होता है, ये सब चीज है ना। कतना का तो डेली आता है, वायरल होता है कि नीला ड्रम पीला ड्रम में डाल दिया जी, है ना। चलिए होता है। चलिए इनसे छोटा सा परिचय, ये नहीं आएगा क्लास 10th में, लेकिन बता देते हैं। 1784 में ये तोप खाने का अधिकारी बने थे, ट्रेनिंग वगैरह लेना शुरू कर दिए थे पहले से ही, कैसे तोप चलाया जाता है, तमाम तरह के युद्ध से संबंधित रणनीति। 1793 में सामान्य सेना के रूप में नियुक्त हुए थे, लेकिन इसी वर्ष इनको ब्रिगेडियर बना दिया जाता है, याद रखेंगे। तो मात्र 24 वर्ष की आयु के थे, तो ये याद रखेंगे ब्रिगेडियर जनरल जो है वो फ्रांस में बन गए थे। तो ये इनका बेसिक एक परिचय थे। आगे अगर बात कर लेंगे ये कब तक क्या क्या किए, ये सारी बातें हमने लिखा यहाँ पे, ये ध्यान से सुनेंगे। फ्रांस की क्रांति में सेनापति 11 नवंबर 1799 से लेकर के 18 मई 1804 तक ये फ्रांस की सेना में रहे, सेनापति के रूप में। फिर प्रथम काउंसलर के रूप में 18 मई और 1804, जो मुख्य रूप से आप समझ सकते हैं कि अपने आप को राजा ही घोषित करे, तब से लेकर के 6 अप्रैल 1814 तक रहे। 14 में इनको बंदी बना करके कहां भेज दिया गया, तो एल्बा द्वीप पर भेज दिया गया। इनसे संबंध 3 द्वीप, एक कोर्सिया द्वीप और एल्बा द्वीप, दोनों द्वीप जो है वो आपके भूमध्य सागर में है। और एक अंतिम में जहां इनका निधन हो गया, जिसे सेंट हेलेना द्वीप कहते हैं, वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है, ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखेंगे। नेपोलियन के नाम से सम्राट रहे ये अपना, खास करके जिनका बचपन का नाम नेपोलियनी दी बोनापार्टे था, लेकिन नेपोलियन के नाम से ये सम्राट बने, ये बीच में, ठीक है। टाइम पीरियड ध्यान रखेंगे। फिर 20 मार्च, ये छोटा छोटा डेट अगर आप नहीं याद रखते कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य तरह से ध्यान रखेंगे। फिर उधर से आते हैं मार्च के महीना में, अभी हम पहले बताए थे, और फिर मार्च से जून के आसपास में, और 22 जून 1815 में जो है से कि इनके बाद वाटरलू का मैदान होता है, और इनको पकड़ कर करके और सेंट हेलेना द्वीप पे भेज देता है। अब प्रश्न आएगा कि नेपोलियन युग क्या है, ये नेपोलियन युग के विषय में क्या जानते हैं, ये नेपोलियन युग का उल्लेख करें तो देखिए, फ्रांस की जब क्रांति हुई थी तो फ्रांसीसी क्रांति की सफलता के बाद नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस के गद्दी पर कब बैठे, तो 1804 में। और फ्रांस की गद्दी पे जब से वो बने तब से लेकर के 1815 तक लगभग अगर बात कर लेंगे तो 1815 तक जो है वो अपना गद्दी पे बने रहे। वो अलग है कि 1814 और 15 में ये बीच में जो है वो कैद रहे थे, लेकिन एक एवरेज मान के चलिए 1815 तक उन्होंने अपने पद पर बने रहे।
उसके यही शासनकाल को यूरोपीय इतिहास में नेपोलियन युग के नाम से जाना गया। तो एक क्वेश्चन के रूप में क्लास 10th वाले बच्चे की नेपोलियन युग का उल्लेख करें, नेपोलियन युग के विषय में आप क्या जानते हैं, किसी तरह से प्रश्न है तो आप बताएंगे कि 1789 की क्रांति, फ्रांस की क्रांति के बाद सफलता के बाद जो है ये 1804 में फ्रांस के गद्दी पे बैठते हैं और फ्रांस का सम्राट ये 1804 से 1815 तक रखते हैं और यूरोप के हिस्ट्री में जो है इसी शासन काल को नेपोलियन युग के नाम से जानते हैं। और बाकी हम आगे देखेंगे कि इसी 1815 से ऑस्ट्रिया के शासक मेटरनिक का प्रभाव चलेगा और तकरीबन 1848 तक चलेगा। तो इस युग को मेटरनिक युग कहेंगे और इससे पहले 1804 से 15 जो हो जाएगा नेपोलियन युग हो जाएगा। तो यकीन उम्मीद करते हैं कि आज के क्लास अगर एकदम बारीकी से ध्यान से देखे होंगे तो आपको सारी कुछ आसान लगा होगा, कुछ भी भारी नहीं है। ये रहा आपका नेपोलियन युग में क्या क्या परिवर्तन हुआ, सारे फैक्ट्स हमने दिया। 1804 में नेपोलियन संहिता आया जिसे हम नागरिक संहिता कहते हैं, अंग्रेजी में नेपोलियनिक कोड कहते हैं। ठीक है, क्या क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को जन्म पर जो अधिकार दिया गया था कि आप पादरी हैं तो आपके बच्चों को भी अधिकार मिलेंगे, आप अगर बड़े सामंत हैं तो आपके बच्चे को भी अधिकार। तो ये जन्म के अधिकार को नेपोलियन संहिता में खत्म कर दिया गया। कानून के समक्ष सब बराबरी का अधिकार मिला और संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा, ये कहीं ना कहीं निगेटिव जाता है, ये नहीं होनी चाहिए थी लेकिन बड़ी चालाकी से रखा ताकि जो उच्च वर्ग के लोग हैं जिनके पास पहले से ढेर सारी संपत्ति है वो लोग डर न जाए कि भाई हमारी संपत्ति जो है ये छीन लेगा, है ना। तो इसीलिए एक नियम ये भी है कि उनके पक्ष में बातें जो है वो रख दी, है ना। इसके अलावा व्यापार और उद्योगों की प्रोत्साहन करना, यहाँ तक ये भी हो गया कि अब एक बड़ा इलाका बन चुका था, अलग अलग क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए अलग अलग जगह मुद्राएं अलग अलग होती थी, बहुत समस्या आती थी। तो एक ही तरह के मुद्रा जारी करने का ये अलाउ भी कर दिए थे। बहुत तरह की चीजें हैं जिसमें व्यापार और उद्योगों के एक प्रोत्साहन मिले। ब्रिटेन की इकोनॉमी को तोड़ने के लिए इन्होंने प्रयास किए थे कि यूरोप के लगभग देश ये तो नहीं कर रहे थे ब्रिटेन से व्यापार, और साथ साथ स्पेन और पुर्तगाल को भी बात बोले थे कि आप लोग ब्रिटेन से व्यापार ना करें, सपोर्ट ना करें। ब्रिटेन की इकोनॉमी को तोड़ने का पूरा प्रयास ये कर चुके थे, लेकिन नहीं मानने पे इन्होंने स्पेन और पुर्तगाल पर भी अटैक किए और वहां के क्षेत्रों पर भी कुछ समय तक ये शासन व्यवस्था चलाए रखे और बाद में कहीं न कहीं ब्रिटिश मिलिट्री जो है वो भारी पड़ गई थी, क्योंकि उनके अलग अलग कहानियां हैं। जब यूपीएससी के लिहाज से आप वर्ल्ड हिस्ट्री को बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे तो चीजें आपको बहुत ही क्लियर वे में समझ में आए लगे, है ना। तो यहाँ पे आपको जितने हम दे रहे हैं क्लास 10th में काफी व्यापक तरीके से ही चीजों को पढ़ाने का प्रयास करें और एक कॉन्सेप्ट जो है एकदम कहीं धुंधला न रहे, एकदम क्लियर होते रहे। ठीक है, किसानों का जो भूदासत्व का जो सिस्टम चलता था, किसानों के पास अपनी जमीनें नहीं है, बड़े बड़े लोगों के पास जमीनें हैं, वो भूमिहीन तरह से काम करते थे। ये किसानों का जो भूदासत्व है ये खत्म किया गया। जागीरदारी शुल्कों से भी मुक्ति मिल गई, मतलब जागीरदारी जो शुल्क होते थे, बड़े बड़े जमींदार जो टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करते थे, इन सभी से जो छोटे छोटे किसान हैं उनको मुक्ति मिल गई। 1812 में नेपोलियन ने रूस पे आक्रमण किया था। 1813 में लाइप्सिग जो है वो जर्मन में पड़ते हैं, राइनलैंड के जो क्षेत्र है वहीं की लड़ाई में ये हार करके वापस फ्रांस में लौटा था और इसी को पेंटिंग में दिखाया गया था, कैसे हम आपको बताए थे डाकिया के रूप में। ठीक है, सारी बातें पढ़ा दिए गए हैं, ये सब आप लिख लीजिएगा और इसके बाद के क्लास हम अगले दिन करेंगे। 1815 में बता दिए वाटरलू का मैदान हुआ जिसमें ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों ने मिल करके इन्हें वाटरलू के मैदान में हरा करके और इन्हें निर्वासन के लिए भेज दिया भाई कैद के रूप में सेंट हेलेना द्वीप पर, जहां इनका निधन 1821 में हो जाती है। कहाँ है भाई? हाँ, 5 मई 1821 में हो जाती है। ठीक है, यहाँ बातें बता दिए। कोर्सिया द्वीप पर इनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 में। एल्वा द्वीप पे 1814 में इन्हें कैद कर भेज दिया गया था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। 1800 हार के बाद और ये सेंट हेलेना में 1815 में भेज दिया गया और वहीं 5 मई 1821 को यहाँ पे इनके मृत्यु हो गई। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बताइए, यहाँ तक की क्लास में कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आप केवल करते चलिएगा। जो नए स्टूडेंट है, फर्स्ट टाइम हमसे पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है वो टीचर से एक कॉम्बिनेशन बनाने में आपको टाइम लगेगा, बट यकीन मानिए कि सारी चीजें आपको एकदम बेस्ट कंटेंट मिलेगा कम ही फी में, तो आपको घबराना जो है वो एकदम नहीं है। ठीक है, चलिए बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास के अंदर में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।